नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 21% मतदान, मिजोरम में 29% वोटिंग। प्रधानमंत्री की राजस्थान के नागौर में रैली। कांग्रेस का घोषणा पत्र आज होगा जारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज रखेंगे करतारपुर कॉरिडोर की नींव। समारोह में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी होंगे शामिल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान को 2 टूक, कहा आतंक और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज अर्जेंटीना रवाना होंगे प्रधानमंत्री। व्यापार, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे समेत आतंकवाद से निपटने के मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी त्रिपक्षीय बैठक। देश के आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। 8 देशों के अंतरिक्ष संगठनों के 30 सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उपग्रह लेकर होगा रवाना। श्रीहरिकोटा से PSLV C-43 रॉकेट का प्रक्षेपण कल। विश्व कप हॉकी में भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से आज। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच शाम 7 बजे भिड़ंत। दूसरा मैच बेल्जियम और कनाडा के बीच। सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक राज्य में 21% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। सिर्फ बालाघाट जिले के बेहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों के लिए दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर आमो खास आज सुबह से ही निकलकर अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग करता नजर आया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहाँ अपना मत देने आई हूँ, जो प्रजातंत्र में मेरा अपना अधिकार है और मेरे साथ साथ सभी का अधिकार है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। पूरी तरह 100% हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि केवल वोट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। आपका एक वोट किसान को पसीने की पूरी कीमत देगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हर चुनाव का अपना महत्व होता है और ये चुनाव का भी अपना महत्व है। तो ये स्पष्ट है कि ये संकेत देगा 2019 का। राज्य में 5 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2,907 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूरे प्रदेश में 65,367 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मतदाता वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। चुनाव ड्यूटी में 3 लाख कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 1,80,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। और आइए फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, सुबह से आप मतदान को लेकर हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो करीब 12 बजे तक 24% मतदान का अपडेट है। इसके अलावा आप क्या जानकारी दे सकते हैं और लोगों का उत्साह क्या बढ़ा है दिन बढ़ने के साथ साथ? लोगों का उत्साह यहाँ पर खासा देखने को मिल रहा है, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या फिर ग्रामीण इलाकों की बात करें। मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा, हमारे साथ एक जिन्होंने पहली बार मतदान किया है वो मौजूद है। नाम बता दीजिए। साइमीन। ये बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को वोट? बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोट डालकर। वोट डालना क्यों जरूरी है और मध्य प्रदेश की जनता से और जो जिन्होंने अभी वोट नहीं डाला है उनसे क्या कहना चाहिए? वोट डालना हमारा हक है, हमें सबको वोट डालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली बार जिन्होंने मतदान किया है, उन लोगों में भी खासा उत्साह है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं या फिर उम्र दराज लोग हैं, सब आकर अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने अधिकार का। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी लोकतंत्र में लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवविक्रम इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। युवाओं की अच्छी खासी तादाद है मध्य प्रदेश में जो काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है और काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं कि युवा भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसमें निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बात करें मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम की, तो वहां भी विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतदान जारी है। मिजोरम में 11 बजे तक 29% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां भी लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी ना हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी चुनाव केंद्रों में महिलाओं के लिए विशेष चुनावी बूथ भी बनाए गए हैं। 7,70,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें लगभग 3,95,000 महिलाएं हैं। इस चुनाव में 209 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी एमएनएफ ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने 39 और जेडपीएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। वहीं मिजोरम चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के लोगों से बड़ी तादाद में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। और आइए सीधा मिजोरम चलते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जो हमारे पास अपडेट है मिजोरम को लेकर, वो 11 बजे तक 29% मतदान की खबर है। इसके अलावा क्या अपडेट आप देंगे? और हम जानते हैं मिजोरम तेजी से विकास करता राज्य है देश का, लेकिन तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे भी हैं जिन्हें लेकर आज वोटिंग हो रही होगी। कैसा उत्साह है वहां लोगों में? हाँ बिल्कुल प्रीति, अभी तक जो हमारे पास अद्यतन जानकारी मिली है 1:30 बजे तक तकरीबन 50% वोटिंग हो चुकी है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो मैसेज है उसके माध्यम से हमें पता चला है। मतलब पूरे राज्य में तकरीबन आधे लोग वोट कर चुके हैं, जो जितने वोटर हैं। जहां तक मुद्दों की बात है प्रीति, तो निश्चित तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मिजोरम काफी आगे बढ़ा है। केरल के बाद दूसरा स्थान आता है मिजोरम में। मिजोरम में साक्षरों की संख्या भी दूसरी है। यहां तक कि मिजोरम की नर्सें भी केरल के नर्सों की तुलना मुकाबला कर रही हैं इस मामले में कि केरल और मिजोरम दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं और जो मैंने भी देखा कि यहाँ बुनियादी ढांचे खास करके सड़कों की हालत बहुत खराब है और लोग सड़कों से बहुत परेशान हैं। कनेक्टिविटी जो एक कहते हैं कि कनेक्टिविटी जो इंटरनल कनेक्टिविटी, आंतरिक जो संपर्क के माध्यम है, जो सड़क सबसे बड़ा माध्यम होता है, उसकी हालत काफी खराब है।
दिल्ली या बम्बे या बेंगलोर, इन सारे जगहों से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हवाई जहाजों की बहुत सीमित संख्या है और यहाँ तक कि इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में भी काफी समस्याएं हैं। तो यह एक बड़ी शिकायत है यहाँ के लोगों की। और एजुकेशन के मामले में भी अभी यहाँ एक हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेज खुला है, नहीं तो अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इसके कारण लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। शिक्षा के मामले में भी यहाँ से लोग बाहर उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं। तो ये ऐसे मामले हैं जो यहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके मन में है और इस आधार पे मुझे लगता है कि वो वोट कर रहे हैं। जो नए मतदाता हैं, नए मतदाता यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और जैसा आपने अपडेट भी दिया है कि करीब 1:30 बजे तक लगभग 50% लोग मिजोरम में मतदान कर चुके हैं और यहाँ 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए, आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए और राज्यों का रुख करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के बड़े नेता चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के नागौर में चुनाव जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। नागौर में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले से मिला है। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस रही। राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में हमें सेवा करने का मौका मिलता हो, चाहे हमें राजस्थान में सेवा करने का मौका मिलता हो, हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र भारतीय हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। ये सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, एक सपना है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कल्याण हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में बीजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। राजस्थान के चुनावी रण में सभी दल चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल जालौर, सिरोही, पाली में जनसभाएं की। इसके अलावा उदयपुर में रोड शो भी किया। अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में राजस्थान में पिछले 5 साल में हुए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बीजेपी की सरकार ने दिया है। ये कहते हैं कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है। राहुल बाबा, ये सारे मिथक तोड़ने का काम हमारा है, हम भारतीय जनता पार्टी वालों का है। और इस साल मैं डंके की चोट पर राहुल बाबा को बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अब बात तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विदेश मंत्री और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज हैदराबाद दौरे पर हैं। सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना बनाने के समर्थन में अग्रणी थी। बीजेपी के समर्थन के बिना तेलंगाना का निर्माण नहीं हो सकता था। बीजेपी तेलंगाना की उन्नति के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना तेलंगाना का निर्माण नहीं हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किंतु परंतु नहीं की, कभी इफ और बट नहीं लगाया। हमारे यहाँ बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने संसद में सिरे चढ़ाया और तेलंगाना का निर्माण करवाया। पर आज की तस्वीर, जैसे मैंने कहा कि युद्ध की सेनाएं देखी जाती हैं, तो उस समय कौन कहाँ खड़ा था और आज कौन कहाँ खड़ा है, अगर इसको आप देखेंगे तो उधर कॉन्ट्रडिक्शन है और इधर क्लैरिटी। एक अकेली पार्टी है जो उस समय भी तेलंगाना निर्माण के साथ थी, आज तेलंगाना की प्रगति के साथ है, तेलंगाना की उन्नति के साथ है। लेकिन बाकी पार्टियां जो विरोध में थी वो समर्थकों के साथ खड़ी हैं, जो समर्थक थे वो विरोधियों के साथ खड़े हैं।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। तेलंगाना में विधानसभा के लिए एक ही चरण में 7 दिसंबर को मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। वो आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही रोड शो भी करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज महाकुतुमी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही राहुल और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मंच साझा करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन में टीडीपी के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तेलंगाना जन समिति शामिल है। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने करीब 35 प्रमुख मुद्दों के साथ व्यापक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को सुशासन के साथ किसानों, छात्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का भरोसा दिया है। घोषणा पत्र में 2 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज माफ करने, 17 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, 2,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षकों के 20,000 पद भरने जैसे वादे किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना के लिए रवाना होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। प्रधानमंत्री भारत में डिजिटल क्रांति, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और दूसरी केंद्रीय योजनाओं के बारे में सम्मेलन में विचार रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ईंधन के मूल्यों में अस्थिरता के खतरे को सबके सामने रखेंगे। साथ ही आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मुद्दों को भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। ब्यूनस आयर्स में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो वहां दुनिया के नेताओं से आने वाले दशक की नई और आगामी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और कर प्रणालियों, कार्य का भविष्य, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य विकासशील देशों और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए खास तरह का महत्व रखता है, जो आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई और देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री, चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनरा, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात कर आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री स्पेन, जमैका और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के अलावा यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात की संभावना है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक WTO को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। गोखले ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि G20 की बैठक व्यापार जैसे एक मुद्दे और 2 देशों के बीच सीमित होकर ना रह जाए। हम भारत के हित में WTO में रचनात्मक सुधार की बात करना जरूर चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन शैली की एक किताब इस सप्ताह आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की। अरुण जेटली ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में इस पुस्तक का औपचारिक रूप से विमोचन किया। इस किताब में मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी भी नई योजनाएं जनता के सामने आई हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही डोकलाम संकट, नोटबंदी और ट्रिपल तलाक का भी इस किताब में जिक्र है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का व्यापक आर्थिक मानक मजबूत है और ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। यह पुस्तक डॉक्टर बिबेक देबरॉय, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और किशोर देसाई ने संपादित की है। इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक विभिन्न विषयों पर 51 निबंध हैं।
मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री के रेडियो प्रोग्राम मन की बात पर पूरा अध्याय है। Since the book talks of transformation in the last 4.5 years and looks ahead towards a new India, let me give my own reflections after having read some of the chapters and glanced through the others. In May 2014, the situation looked quite challenging. It was challenging because at that time we were just falling off the global radar. Some publications referred to us as a part of the Fragile Five. Some referred to us as one suffering from policy paralysis. At times a reverse flow of investment from India outside because of our not so easy environment for doing economic activity and business activity in India. And one really had to restore the credibility of the Indian economy. How do you do that? The country wanted political leadership which was capable of taking decisions, because leadership is the art of taking decisions and not postponing them merely for want of consensus. Inclusiveness is more than just a slogan. The government has taken this philosophy to the center of its policy making. Numerous measures have been taken to ensure that socio-economic groups, communities and regions that had so far been left behind in the India growth story are mainstreamed in a holistic manner. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कपड़ा उद्योग से चौथी औद्योगिक क्रांति की मांग के मुताबिक नई और उन्नत तकनीक अपनाने को कहा है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के बीच निरंतर संवाद की जरूरत बताई। देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निरंतर बातचीत होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के हीरक जयंती समारोह के दौरान कही। बाजार में नकदी की कमी के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस परेशानी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने व्यवस्था के साथ गड़बड़ी की। उन्होंने समस्याओं का विश्लेषण करने पर भी जोर दिया। Everything should be within the system. The problem of now liquidity crunch and all, why it has come? Let us be frank. Because of the actions of few black sheep, the entire industry is now getting affected. It's a very serious problem. All of us has to introspect. Politicians has to introspect. Industry also has to introspect. Businessmen, few people, they have taken the system for right. And banks lent money left and right. I don't know whether they're keeping their eyes open or closing their eyes open. Reserve Bank also did not do anything at that time. And now, they have tightened everything, and with the result, there are problems. And these problems has to be analyzed, understood, and Reserve Bank and Government of India must have a regular, continuous dialogue. There is no question of who is powerful, who is final. Final are the people, their interest. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दुनिया भर के देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि कुछ लोगों की वजह से देश की व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं हों। And I would urge upon, I have been saying it in the recent past in other international forums also, the United Nations, the world community, they must all take lead to see that we have agreement on exchange of information with regard to bank accounts in different countries, whenever there is a specific request is made. Second, we must also come to an understanding for extradition of the economic fugitives. Some people who cheat here, loot here and then run away. Few people, they made the entire system suspect before the public. जनता को सर्वोपरि बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि निवेश के लिहाज से भारत सबसे पसंदीदा देश बन गया है और दुनिया भर के आर्थिक मंच भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होते हुए देख रहे हैं।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% से ज्यादा का योगदान देने वाले कपड़ा उद्योग से उपराष्ट्रपति ने चौथी औद्योगिकी क्रांति की मांग के मुताबिक नई तकनीक अपनाने को भी कहा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2018 का उद्घाटन किया, जिसकी थीम सतत विकास के लिए व्यवधान और नवाचार है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कोटक इंडस्ट्रीज के CMD सुरेश कोटक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस को ले जाने वाले रॉकेट PSLV C-43 को छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अपने PSLV C-43 रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा। रॉकेट पृथ्वी का निरीक्षण करने वाले भारतीय उपग्रह हाइसिस और 30 अन्य सैटेलाइटों को अपने साथ अंतरिक्ष ले जाएगा, जिसमें 23 अमेरिका के होंगे। हाइसिस पृथ्वी के निरीक्षण के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये PSLV C-43 का प्राथमिक उपग्रह है। हाइसिस में एक माइक्रो और 29 नैनो सैटेलाइट होंगे। ये उपग्रह 8 विभिन्न देशों के हैं। इन सभी उपग्रहों को PSLV C-43 की 504 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इमरान खान आज पाकिस्तानी हिस्से वाले करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब में गुरदासपुर जिले में पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखी थी। इस गलियारे का निर्माण का काम पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचना आसान हो जाएगा। सिख श्रद्धालु बाबा नानक की समाधि का दर्शन कर सकें। पाकिस्तान में आज होने वाले इस शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे। दोनों नेता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जगह समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। I feel greatly privileged and blessed to be able to make this pilgrimage. I am particularly fortunate that as a proud Sikh, I will have the privilege of going and praying at Gurdwara Kiratpur Sahib, Kartarpur Sahib. Let me tell you that this has been a long-standing demand of the Sikh community. This is a demand which I am aware exists at least since 1994. In fact, when Vajpayee ji went to Lahore, at that point of time, the issue had been raised by our side. At that time, the demand had been raised, and I am grateful to the governments of both the parties. जिस धरती से मेरा सरहद पार कोई भी नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई सदा नहीं, उत्थे धन गुरु नानक पातशाह ने बुलावा देके नतमस्तक होने दा। जिवें अज करोड़ा अरदासा लोगों की अरदासा सदका इस निमाने को मौका मिल रहा है। आज मालिक के चरणों से जाके अरदास करूंगी कि मेरे वर्गे सिख कौम को हमेशा उन्होंने गुरधामां दे दर्शन दीदार मिलते रहे, जिसके वास्ते असीं अरदासा करते रहे। सो मेरे वास्ते एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट हैगा ते एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। करतारपुर कॉरिडोर मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। That for the last 20 years, rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. और बात खेलों की, ओडिशा के भुवनेश्वर में कल से विश्व कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। कलिंगा स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शानदार रंगारंग कार्यक्रम में सितारों ने गीत, संगीत और नृत्य के जरिए समा बांध दिया। 16 टीमों में से ज्यादा टीमें 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होने वाले विश्व कप के लिए यहां पहुंच चुकी हैं। सभी 16 देशों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप सी में भारत है। भारत का पहला मुकाबला शाम 7 बजे दक्षिण अफ्रीका से होगा। जय हिंद हिंद जय इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।